हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। पिछले काफ़ी टाइम से आप लोग तैयारी कर रहे हैं आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की, और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी में आपको सपोर्ट करने के लिए पॉलिटी के सब्जेक्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेकर आया हूं, आपको हिंट करने की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आपने ये टॉपिक पढ़ लिए हो सकता है आपने ना भी पढ़े हो, कुछ टॉपिक्स मिस हो गए हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एग्जाम में जाने से पहले, प्रीलिम्स से पहले, आप इन टॉपिक्स के बारे में जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि चांसेस हैं इनमें से किसी ना किसी टॉपिक पर 2 या 3 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाएं। तो ब्रीफ में हम इस वीडियो को देखेंगे, आपका टाइम भी बचाएंगे और आपको मैं एक ब्रीफ आइडिया देते हुए बढ़ते चलूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली स्लाइड पे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो करंट अफेयर से लिंक है और आपकी पॉलिटी के स्टैटिक पार्ट को, कोर को कनेक्ट करता है, उसका यहाँ पे ग्लिम्स दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं क्योंकि डिलिमिटेशन चल रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन का टॉपिक हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के बारे में, ईसीआई के बारे में, कौन कौन के जैसे सीईसी कैसे अपॉइंट होते हैं, अभी रिमूवल भी उनका चर्चा में है। उसके बाद जुडिशियल रूलिंग्स की हम बात करेंगे कि गवर्नर की पावर को लेके कोर्ट ने क्या बोला, हमें क्या बात याद रखनी है। एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स थोड़ा सा न्यूज में रहे हैं, चर्चा में रहे हैं। फेडरलिज्म की हम बात करेंगे कि लद्दाख का स्टेटस अभी रिसेंटली, अगर आप लोग करंट अफेयर्स के टच में होंगे, आपने देखा होगा कि सोनम वांगचुक को जेल से रिहा कर दिया गया है, जो कि लद्दाख के स्टेटस के लिए, उसके 6 शेड्यूल के स्टेटस के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। 16 फाइनेंस कमीशन एस्टेब्लिश कर दिया सरकार ने अरविंद पनगड़िया जी की अध्यक्षता में, उनकी चेयरमैनशिप में। बाकी कुछ और भी पॉइंट्स देखेंगे कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार सेंटर स्टेट रिलेशन के सेंटर पे बने हुए हैं। फिर हम बात करेंगे कुछ कानून की, कुछ लेजिस्लेशन की, जैसे वक्फ एक्ट हो गया आपका, वुमेन्स कोटा को लेके, वुमेन रिजर्वेशन को लेके, वीवी जी राम जी, जिसको पहले हम एमजी नरेगा बोलते थे, मनरेगा बोलते थे, उसका नाम बदल के उसमें कुछ बदलाव हुए हैं, वो भी हमें देखना है थोड़ा सा। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की कौन सी चर्चा में। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके थोड़ा सा ब्रीफ एनालिसिस कर लेते हैं। तो पहला जो आपका टॉपिक है, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इलेक्ट्रल रोड मैप, द रीस्ट्रक्चरिंग द इलेक्ट्रल रोड मैप फॉर 2026 के लिए, ठीक है ना, और उसके बियॉन्ड। तो आप देख रहे हो डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज लगातार चर्चा में है। तो आपको क्या याद रखना है, देखिए इस आर्टिकल 82 को याद रखना। मैं ब्रीफ में आपको बता दूं कि आर्टिकल 82 क्या कहता है कि आफ्टर एवरी सेंसस जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसका डीलिमिटेशन करना है पार्लियामेंट को, ठीक है ना। पार्लियामेंट बाय एनी अथॉरिटी बाय लॉ इस चीज को करेगा आफ्टर एवरी सेंसस, राइट। एडजस्टमेंट ऑफ द बाउंड्री, क्योंकि आप पढ़ते हो जब हम डायरेक्ट इलेक्शन की बात करते हैं लोकसभा और स्टेट की, तो हम अपने मेंबर्स को डायरेक्ट चुनते हैं। और कहां से चुनते हैं? किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम रीएडजस्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, घटती रहती है, राइट। तो इस चीज को, तो ये जो आपका आर्टिकल 82 है ये यूनियन के लिए होता है, यूनियन। और आर्टिकल 170 स्टेट के लिए होता है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप ध्यान रखना है इसको और ब्रीफिंग आर्टिकल्स को देख लेना। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, डीलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। डीलिमिटेशन कमीशन अपनी पावर कहां से ड्राइव करता है? आर्टिकल 82 से। ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। अगर बाई चांस आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्या डीलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, पार्लियामेंट इसको बनाता है, संविधान ने इसको नहीं बनाया है, ठीक है ना। ये याद रखना, ये पॉइंट मेरा आप। फिर बाकी क्या हमें याद रखना है कि अभी देखिए आप, आपको कुछ बेसिक जानकारी में दे दूं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया था कि 1971 के बाद, जो 1971 का जो सेंसस था उसके बाद एक फ्रीजिंग लगा दी थी, फ्रीजिंग कि जो एडजस्टमेंट ऑफ द सीट्स है वो नहीं होगी। एक बैकग्राउंड के लिए कि उस समय क्या हो रहा था, इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी और जो सदर्न स्टेट्स थे उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए अच्छे मेजर्स लिए। बट जो नॉर्थ इंडिया है आपका, जैसे स्टेट लाइक यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी। तो जो स्टेट अच्छा कर रहे थे, जो पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे थे, उनको नेगेटिव रिवॉर्ड ना मिले, उनकी सीट ज्यादा कम ना हो जाए, इसलिए पार्लियामेंट ने क्या किया, इस पे फ्रीजिंग कर दी। और ये फ्रीजिंग आपकी पहले की गई थी इस एक्ट के तहत 2000 तक,
जो आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इसने साल 2000 तक के लिए क्या कर दिया था, फ्रीज कर दिया था। फिर क्या हुआ, पार्लियामेंट ने 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 से इसको बढ़ा दिया, कब तक, 2026 तक। अब आप देखिए अभी क्या चल रहा है, 2026। अब वक्त आ गया है कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को दोबारा करने का, लेकिन अभी इसके बाद जो पहला सेंसस होगा, ऑब्वियस सी बात है कि 2026 के बाद जो पहला सेंसस होगा वो 2031 के पास जाके होगा, राइट। तो तब तक हमें क्या करना है, छेड़खानी नहीं करनी है। बट इसके बारे में आप पढ़ लो, क्योंकि 2026 चल रहा है और ये जो फ्रीजिंग थी ये 2026 तक थी। मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया। तो दो अमेंडमेंट आप याद रखना, 42nd और 84, ये 2001। और यूपीएससी ने प्रीलिम्स में एक सवाल ही पूछा था कि डीलिमिटेशन कमीशन अभी तक कितनी बार एस्टेब्लिश किया गया है, तो 4 बार एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा हो सकता है आपने पढ़ा हो या एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। सो और ये भी आप देखना कि द प्रोजेक्टेड एक्सपेंशन ऑफ द लोकसभा कैपेसिटी अप टू 816 सीट्स। तो आपको पता है हमारी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बन चुकी है, और आपने ये भी शायद पढ़ा होगा या सुना होगा कि जो हमारी पुरानी बिल्डिंग थी पार्लियामेंट की, उसकी सिटिंग कैपेसिटी कम थी। अब नई जो बिल्डिंग है उसमें हम एक्स्ट्रा मेंबर्स को एकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना। बात करते हैं अगले टॉपिक की, वन नेशन वन इलेक्शन। तो रामनाथ कोविंद कमेटी जो थी उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। उसका कहना है कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन हम करा सकते हैं, बट हमें कुछ चेंजेस लाने होंगे। तो आप इन एक्ट्स को याद रखना, ठीक है ना, कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमें चेंज करने पड़ेंगे। आर्टिकल 83 पढ़ लेना इसको, 85, 172। तो 83, 85 आपके पार्लियामेंट को लेकर है, 172, 174 आपके स्टेट लेजिस्लेचर को लेकर, ठीक है ना। तो इन चीजों का आप ध्यान रखना, ठीक है ना। बात करते हैं अगले टॉपिक की। नेक्स्ट है आपका ओवरहॉलिंग इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन एंड वोटर्स। तो देखिए कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट है कि लगातार इलेक्शन कमीशन विवाद का मुद्दा बना हुआ है। आपको पता है ये एसआईआर की रिपोर्ट चल रही है, एसआईआर की एक्सरसाइज चल रही है लगातार। जो हमारा अपोजिशन है वो हमारे सीईसी है ज्ञानेश कुमार, उनके ऊपर भी उंगली उठा रहा है कि भाई ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं इम्पार्शियल नहीं है, ये पार्शियल होकर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये पूरा ही टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 324 अच्छे से पढ़ के जाना है आप लोगों को। आप इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो अपॉइंट कैसे होते हैं, तो एक सिलेक्शन कमेटी होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और एक एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और अभी फिलहाल हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3 मेंबर्स होते हैं, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है ना। अभी आपको पता होगा कि पार्लियामेंट में एक रिजोल्यूशन लाया गया है, राइट। तो रिजोल्यूशन में क्या करना है, हमें इतना याद रखना है। और रिजोल्यूशन इसलिए लाया जा रहा है कि जो ज्ञानेश कुमार है हमारे सीईसी, उनको रिमूव किया जा रहा है। तो आपको मैं ब्रीफली बता दूं कि सीईसी को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, हम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरह रिमूव करते हैं। जो रिमूवल प्रोसेस है और ग्राउंड्स क्या है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। और इसकी प्रोसेस कहां से शुरू होती है कि एक मोशन आएगा पार्लियामेंट में, वो मोशन स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउस के द्वारा पास किया जाना चाहिए। फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करेंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको पढ़ लेना, क्योंकि अभी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कोई ना कोई एक क्वेश्चन ईसीआई के ऊपर जरूर आ सकता है, ठीक है ना। दूसरा एसआईआर, एसआईआर का मुद्दा लगातार न्यूज में है। तो आपको पता है कि एक इलेक्टोरल रोल की एक्सरसाइज है। तो आप क्या चीज आपको याद रखनी है कि राइट टू वोट, देखिए पहले भी सवाल आ चुका है, राइट टू वोट इज ए स्टैट्यूटरी राइट, ठीक है ना। आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत आपको ये अधिकार दिया था कि आप वोट दें, बट ये स्टैट्यूटरी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। कई जगह आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, ठीक है ना। वो बात अलग है कि कुछ रूलिंग्स में बोला गया कि इम्प्लिसिट अंडर आर्टिकल 19 टू एक्सप्रेस योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट एक्सप्लिसिटली नहीं है, ठीक है ना। बाकी इलेक्टोरल रोल आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स हैं उसमें है कि किसी भी इंसान को बिना किसी भेदभाव के, है ना, रिलीजन रेस कास्ट के, इलेक्टोरल रोल में अपना नाम दर्ज करने से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। तो आप इलेक्टोरल रोल के बारे में थोड़ा पढ़ के चलना, राइट। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब ये एसआईआर की एक्सरसाइज हुई तो काफी सारे बीएलओ, जो आपके बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं, उनकी डेथ हो गई, खासकर यूपी वगैरह में, गुजरात में कुछ लोगों ने सुसाइड कर ली। तो आपको मैं बता रहा हूँ बीएलओ के बारे में पढ़ के जाना।
कि ये इलेक्शन मशीनरी काम कैसे करती है। बीएलओ क्या होता है, जो लोकल लेवल ऑफिसर जो आपके घर पे आते हैं, वोटर आईडी कार्ड अपडेट करते हैं, जो आपका डेटा लेते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, कौन लोग इसमें होते हैं, कि क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो ये आप पढ़ना। आगे बढ़ते हैं, और कौन से टॉपिक हमें देखने। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट लिमिट्स ऑन इनडेफिनेट इंस्टीट्यूशनल डिले। तो देखिए दो ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो चर्चा में रहते हैं, एक आपका गवर्नर की पावर, एक आपके स्पीकर का रोल। तो देखिए एक एक करके समझते हैं इसको ब्रीफली। तो गवर्नर का आर्टिकल 200, जिसमें गवर्नर की पावर है, गवर्नर अपनी वीटो पावर यूज करते हैं, पॉकेट वीटो, और बिल को असेंट देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि गवर्नर किसी भी बिल के ऊपर हमेशा नहीं बैठ सकते, उसको फॉर एवर डिले नहीं कर सकते। आपको डिसीजन लेना होगा। ये नहीं है कि लेजिस्लेचर ने कोई बिल आपके पास भेजा और आपने पॉकेट वीटो अप्लाई किया और आप उसके ऊपर कोई एक्शन ले ही नहीं रहे हो, यू आर सिटिंग ओवर द बिल। तो ये नहीं करना है, राइट। तो आर्टिकल 200 आपको याद रखना है, राइट। इश्यू क्या है, एग्जीक्यूटिव सिटिंग ऑन बिल्स इनडेफिनेटली टू ब्लॉक लेजिस्लेशन। तो कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि लेजिस्लेचर जो कि लोगों की विल रिप्रेजेंट करती है, विल ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट, तो उसके द्वारा पास किया गया कोई बिल के अगर ऊपर गवर्नर बैठ जाते हैं तो ये डेमोक्रेसी का वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट का वायलेशन है। तो इसको याद रखना, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग है वो यहाँ पे आपके सामने लिखा है, द गवर्नर कैन नॉट विद होल्ड असेंट इनडेफिनेटली, दे मस्ट रिटर्न द बिल और दे मस्ट टेक एक्शन एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो याद रखना आप, तो गवर्नर आपको पढ़ना है, और खासकर ये आर्टिकल 200। नेक्स्ट है आपका स्पीकर। तो एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल आपका हमेशा न्यूज में रहता है। ये कब आया था आपका 10th शेड्यूल, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया था ये, और कब आया था 1985 में। तो आपको ये अमेंडमेंट भी पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये अमेंडमेंट। और इश्यू क्या है, पार्टीशन डिले इन डिस्क्वालिफिकेशन डिसीजन। तो ये शेड्यूल क्या बोलता है, स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड ओवर डिस्क्वालिफिकेशन। बट कई केस में क्या होता है, स्पीकर डिले कर देते हैं, डिसीजन लेते ही नहीं है कि मेंबर डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं होगा। तो कोर्ट ने कहा है स्पीकर्स डिटर्मिनेटिव जुरिस्डिक्शन इज जस्टिफिएबल। तो मैं जुडिशरी को रिव्यू कर सकती है, द डिसीजन ऑफ द स्पीकर कैन बी रिव्यूड बाय द जुडिशरी, राइट। देन द स्पीकर मस्ट एक्ट एज एन इम्पार्शियल ट्राइब्यूनल। तो यहाँ पे स्पीकर किसकी तरह काम कर रहे हैं, एक ट्राइब्यूनल की तरह। यू आर एडजुडिकेटिंग अ केस एंड डिसाइड विद इन अ रीजनेबल टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर अगर टाइम फ्रेम की मैं आपको एक बात बताऊं, तो इन्होंने कहा कि टिपिकली 3 मंथ के अंदर आपको डिसीजन है। 3 मंथ इज द टाइम लाइन, आपको 3 महीने के अंदर आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है, ठीक है ना। तो इनके बारे में पढ़ के जाना आप ध्यान से। आगे बढ़ते हैं, आगे टॉपिक देख लेते हैं, अब बैलेंसिंग स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन विद फंडामेंटल राइट। तो देखिए ये फंडामेंटल राइट आपके न्यूज में थे, आर्टिकल 21A जो कि आपका राइट टू एजुकेशन है, आर्टिकल 30 जो कि माइनॉरिटी को राइट देता है अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने का। तो इनको बैलेंस करना है। तो कोर्ट ने क्या कहा, द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड सच एज टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्वालिफिकेशन फॉर टीचर कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो ये आप बोल के नहीं बच सकते हो कि भाई हमारा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, हमारी मर्जी हम कैसे टीचर रखें, हमारी मर्जी हम क्या क्वालिफिकेशन, नहीं। अगर स्टेट चाहे तो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी क्या कर सकता है, गाइडलाइंस रेगुलेशंस लगा सकता है। टीएमए पाई फाउंडेशन केस भी आप पढ़ सकते हो, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, टीएमए पाई फाउंडेशन केस भी आप पढ़ लेना। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ, आप देख सकते हो, राइट। देन तो आपको आर्टिकल क्या याद रखना है, 21A और 30, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 21 बुलडोजर जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अभी कुछ समय पहले आपने देखा कि जो हर्षित राणा का यूथेनेशिया वाला केस हुआ, राइट टू डाई विद डिग्निटी, वो भी इसी से लिंक है। राइट टू डाई विद डिग्निटी भी आपका इसी से लिंक है, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये भी आपको पढ़ना है। कोर्ट ने क्या कहा, बुलडोजर जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ, राइट, दे शुड नॉट कम इन द वे ऑफ जस्टिस। So administrative demolition cannot violate the right to shelter। देखिए right to shelter is part of article 21। तो right to shelter किसका पार्ट बनाया, 21 का, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट इवेल्युएटिंग लद्दाख डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी। तो देखिए इसका आपको ध्यान रखना है कि इसमें कंटेक्स्ट बताया कि लद्दाख लगातार डिमांड किसी कर रहा है, 6th शेड्यूल में इंक्लूड करने की। और हाल ही में सोनम वांगचुक
जो कि फेमस पर्सन है जिनके ऊपर 3 इडियट मूवी भी बनी थी, उनको रिलीज किया गया। तो एक बेसिकली आप देख लो कि 5th शेड्यूल क्या होता है, 6th शेड्यूल क्या होता है, एक डिफरेंस हम देख लेते हैं। So here you can see in the 5th schedule and 6th schedule what are the basic differences। तो अगर आप देखोगे ज्योग्राफी की बात करें, सो इट इज अप्लाइड टू शेड्यूल्ड एरियाज इन जनरल स्टेट, जैसे उड़ीसा हो गया आपका, छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया, राइट। सो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। यहाँ की अगर मैं बात करूं, इट इज एप्लीकेबल इन 4 स्टेट्स, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है ना। गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पर कौन डिसीजन लेता है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, राइट। ये एडवाइजरी बॉडीज होती हैं, इसमें मेनली आपके स्टेट के एमएलएज होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द असेंबली। ये किसके बेसिस पे काम करती हैं, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। एक चीज आप याद रखना कि जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, दे एंजॉय वाइडर पावर एज कंपेयर टू द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, क्योंकि इनकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो एडवाइजरी है, जबकि ये खुद गवर्न करते हैं। इनके पास फाइनेंशियल पावर है, टैक्सिंग पावर है, जुडिशियल पावर्स, राइट। तो एक बार आप इनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है ना। लेवल ऑफ ऑटोनॉमी, टीएसीज आर प्राइमरी कंसल्टिव, यहाँ पे लिखा भी हुआ है यार कंसल्टिव, जबकि ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर ओवर लोकल मैटर। इवन ये इनका टैक्सिंग पावर भी होती है, टैक्सिंग पावर, ठीक है ना। सो अंडर 6th शेड्यूल ऑटोनॉमस काउंसिल एंजॉय मोर पावर एज कंपेयर टू ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ के जाना। आगे बढ़ते हैं, इमर्जिंग फ्रिक्शन पॉइंट्स इन फिस्कल एंड एग्जीक्यूटिव फेडरलिज्म। तो देखिए यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप देखो, जैसे कि हमने बात की है, 16 फाइनेंस कमीशन चेयरमैन कौन है, अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया, जो कि पहले आपके किससे एसोसिएट थे, आपके नीति आयोग से। सो टैक्स डिवॉल्यूशन किस पे डिपेंड करना है, 2011 सेंसस पे, क्योंकि अभी 2021 का सेंसस नहीं आया क्योंकि कोविड की वजह से लेट हो गया था। दूसरा, शिफ्ट टूवर्ड्स परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, तो वो स्टेट जो कि एनवायरमेंट में, डिजास्टर मैनेजमेंट में अच्छा कर रहे हैं, उन स्टेट को हम क्या करेंगे, रिवॉर्ड करेंगे, राइट। और बाकी बताएंगे। तो अभी देखिए स्टेट्स को कितना मिलता है, 41% ऑफ द टोटल पूल ऑफ द टैक्सेस। डिवॉल्यूशन 41% कहाँ जाता है, स्टेट को। तो लेट अस सी जो 16 फाइनेंस कमीशन है क्या रिकमेंड करते हैं, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा सा पढ़ लेना। गवर्नर वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, तो देखिए फिर से गवर्नर आ गए, राइट। तो गवर्नर का रोल क्या होता है, सो गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट, गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट। बट कई बार आप देखते हो जो स्टेट गवर्नमेंट है, खासकर अगर स्टेट गवर्नमेंट अपोजिशन पार्टी का रूल है, तो वो क्या बोलते हैं कि गवर्नर इज एक्टिंग एट द बिहेस्ट ऑफ द पार्टी रूलिंग एट द सेंटर। जैसे मान वेस्ट बंगाल का एग्जांपल ले लो आप, वहां पे टीएमसी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है। सो देयर इज अ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नर एंड द सीएम। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा पढ़ के जाना, खासकर टसल ओवर द अथॉरिटी टू अपॉइंट यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर। तो आप एक बार देख लेना कि यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर को लेके क्या रूल्स हैं, कहाँ पर सीएम वहाँ के चांसलर, वाइस चांसलर बनते हैं, कहाँ पर गवर्नर बनते हैं। तो इसको थोड़ा सा लिखिए। जनरल एक कन्वेंशन क्या है, जनरल हम क्या फॉलो करते हैं कि गवर्नर एक्ट एज अ वाइस चांसलर, बट कुछ स्टेट में सीएम को वाइस चांसलर भी बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये आप देखना। देन कुछ इंपॉर्टेंट लॉज या बिल या एक्ट के बारे में आपको पढ़ के जाना है, जैसे वक्फ एक्ट, तो काफी न्यूज में रहा था, राइट। इसके ऊपर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी एस्टेब्लिश की गई थी, तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हो कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है। तो ये क्या होती है, एडहॉक कमेटी होती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, एडहॉक कमेटी। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इट इंट्रोड्यूसेस स्ट्रिक्टर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नॉर्म्स, ठीक है ना। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल आ गया कि अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है किसी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने। पहले क्या होता था कि वक्फ बोर्ड को ये पावर थी कि वो सो मोटो ऑन इट्स ओन किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था वक्फ बोर्ड। अब चेंज हो गया है, अब इसका अप्रूवल चाहिए आपका डीएम का। आप लोग जब आईएएस बन जाओगे तो आपका अप्रूवल लगेगा कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, ठीक है ना। उसके बाद मैंडेट टू रिस्ट्रक्चर कंपोजिशन। अब इसमें क्या होगा कि दो कम से कम नॉन मुस्लिम मेंबर होंगे और 2 वुमेन मेंबर होंगे,
तो अभी तक क्या होता था, इसमें सारे मुस्लिम लोग होते थे बोर्ड में, अब 2 नॉन मुस्लिम्स भी होंगे इसमें और 2 वुमेन भी होंगी। तो मीन्स इसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की जा रही है। वुमेन रिजर्वेशन बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये थोड़ा पढ़ के जाना आप लोग, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बात हो रही है कि इसको इंप्लीमेंट करना है 2029 जनरल इलेक्शन तक, बट अभी तक हमारा सेंसस नहीं आया है और से बात हो रही है कि पोस्ट 2026 सेंसस से हम हटके क्या इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो 33% कोटा, 1/3 सीट्स टू बी रिजर्व फॉर वुमेन, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना क्योंकि ये चांस है कि क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंडिंग स्टैट्यूटरी सेफ्टी नेट्स फॉर रूरल एंड अर्बन सिटीजन। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी का एक फेवरेट एरिया है रूरल डेवलपमेंट। और देखिए लोकल बॉडीज, आप एक चीज लिख के ले लो, हर साल पंचायती राज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप में से जिन लोगों ने भी अभी तक पंचायती राज 73rd 74th को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लेना, और कोई भी डाउट हो तो आप हमारी टीम को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है ना, आप पूछ सकते हो, हमारी टीम आपको गाइड करने के लिए है। आपको जो डिटेल्स हैं हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। आप इन सब गाइडेंस के लिए हम मेंटरशिप भी अवेलेबल कर सकते हो। गाइडेंस के लिए हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, जिनके गाइडेंस में बच्चों ने कई बार मेंस निकाला है, इनफैक्ट कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स भी हैं, तो आप रिलाई कर सकते हो एक्सपीरियंस टीम पे, राइट। कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल की बात करें। अच्छा इससे पहले हम इसको देख लेते हैं, विकसित भारत ग्रामीण बिल। तो इसको पहले क्या बोलते थे, एमजी नरेगा, मनरेगा, है ना। तो ये कांग्रेस की सरकार लेके आई थी यूपीए, काफी फेमस एक्ट था और कहा जाता है कि जब कोरोना था तो इसने गरीब लोगों की काफी मदद की थी। जब जब पूरी दुनिया बंद हो चुकी थी तो गांव में लोगों को इसी के तहत क्या मिल रहा था, काम मिल रहा था, और ये रूरल इकोनॉमी का क्या है, बैकबोन था एक तरीके से। तो हालांकि इसका नाम चेंज किया है, क्या हुआ है, द वीबी रामजी बिल प्रोवाइड्स अ न्यू स्टैट्यूटरी गारंटी फॉर 125 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। तो ये आपको नई गारंटी देता है 125 दिन के एम्प्लॉयमेंट की, एक्सपेंडिंग द एग्जिस्टिंग रूरल सेफ्टी नेट फ्रेमवर्क। तो थोड़ा सा बेटा इसको डिटेल में पढ़ लेना, आप पढ़ लिया तो अच्छी बात है बट मिस मत करना, ठीक है ना। बाकी हम मेंस की तैयारी करेंगे, हम कुछ स्पेशल चीजें लेके आएंगे आपके मेंस प्रिपरेशन को लेके, तो वहां पे मैं आपको इसके इश्यूज एंड चैलेंजेस बताऊंगा डिटेल में जब मेंस की तैयारी करेंगे। फिलहाल प्रीलिम्स में थोड़ा ब्रीफ जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2025, इसमें फोकस कहां पे हो रहा है बेटा, अर्बन फोकस पे। इट स्ट्रेंथन द स्ट्रक्चरल मैंडेट ऑफ एनडीएमए एंड एसडीएमए। तो आपको पता है एनडीएमए अथॉरिटी है जो नेशनल लेवल पे काम करती है, एसडीएमए स्टेट लेवल पे काम करती है टू मैनेज डिजास्टर। स्टैट्यूटरी बॉडीज है दोनों की दोनों, ठीक है ना। इट इंट्रोड्यूसेस स्पेशलाइज्ड फ्रेमवर्क स्पेसिफिकली टारगेटिंग अर्बन फ्लड में। तो देखो आपको पता होगा इंडिया का ऐसा कोई भी शहर नहीं है, सिटी नहीं है जो उसमें हर साल बाढ़ ना आती हो। जरा सी बारिश हुई नहीं कि बाढ़ आ गया। आप देखते हो गुरुग्राम में पानी की हाहाकार, चेन्नई में हाहाकार, हैदराबाद बह गया, दिल्ली बह गई, दिल्ली डूब गई। तो इस सबको लेके ये चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखना है इसका, पढ़ के आना, अगर पढ़ लिया तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल हम और आप बहुत ज्यादा डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, डेटा प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, राइट, और बहुत ज्यादा आजकल सोशल मीडिया पे ही सब कुछ है। तो बात कर रहा हूं मैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की। तो देखिए इसमें आपको फ्रेमवर्क का याद रखना है, स्ट्रक्चर का। तो एक तो आपकी टॉप पर क्या होगा, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड होगा। ये क्या है, आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी। तो जो आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, राइट, ये लॉ है आपका। इस लॉ के तहत एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी जिसका नाम होगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। ये आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। इसके अलावा एक्शनेबल रूल्स हैं। कुछ बेसिक जानकारी अगर मैं आपको बता दूं तो आप 2 टर्म और पढ़ के आना। एक पढ़ के आना आप डेटा फिड्यूशरीज, डेटा फ्यूडिशियरीज मीन्स ये वो कंपनी होती हैं, वो लोग होते हैं जो आपके डेटा को सुरक्षित रखते हैं। हाउ टू यूज द डेटा एंड वाई टू यूज द डेटा। जैसे मान लो ई कॉमर्स साइट है, आपकी बैंक है, तो बैंक के पास आपका डेटा है। अब बैंक को देखना है कि आपके डेटा को कैसे यूज करना और क्यों यूज करना है, ठीक है ना। तो और एक होता है आपका डेटा मैनेजर। तो इन दोनों के बारे में पढ़ना कि डेटा मैनेजर और डेटा फ्यूडिशरी,
कैसे अलग होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा पढ़ के जाना कि प्रीलिम्स से हो सकता है एक कीवर्ड आ जाए, व्हाट इज डेटा फ्यूडिशरी, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए डेटा मैनेजर और डेटा फ्यूडिशरी में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। और बाकी ये बोर्ड हो गया आपका, ये चीजें हुई तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ब्रॉडरिंग इंस्टीट्यूशनल स्क्रूटनी एंड लेजिस्लेटिव डिस्कोर्स। तो देखिए सीएजी लगातार न्यूज में रह रहा है क्योंकि सीएजी ने अभी कुछ घोटाले करंट गवर्नमेंट के भी निकाले हैं कि जो आपका गति शक्ति प्रोजेक्ट था इसमें भी कुछ इरेगुलरिटी है। अभी आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी का जो ये था बंगला, जिसको लोग महल बोल रहे हैं बीजेपी वाले, राइट, तो वो सबकी भी चर्चा में था, है ना, कि शाही महल में बहुत पैसा खर्चा हुआ है, इतने महंगे पर्दे, हमें उसमें नहीं आना, देखो हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी है, हमारा काम है कि सीएजी अगर न्यूज में उसको पढ़ना। तो देखिए सीएजी आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, आपको आर्टिकल इसके 148 टू 151 तक पढ़ने चाहिए। तो मैं आपको आर्टिकल बता दे रहा हूँ, 148 से आर्टिकल 151 किसको डील करता है, सीएजी को डील करता है। इसका कंपोजिशन क्या है, इसकी पावर क्या है, इसका मैंडेट क्या है, राइट, वो आपको पता करना है। तो हम इसका स्कोप फर्दर एक्सपेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शिफ्ट टूवर्ड कॉम्प्रहेंसिव सोशल ऑडिट, कि किसी भी प्रोजेक्ट का समाज पे असर क्या पड़ता है, राइट। अभी तक हम क्या देखते हैं, इकोनॉमिक इंपैक्ट, वायबिलिटी, है ना, और देखते हैं फाइनेंशियल इंपैक्ट, राइट, गवर्नेंस वाला इंपैक्ट। बट अब हम बात करेंगे सोशल ऑडिट की, मीन समाज के लोगों को भी शामिल किया जाए। सोशल ऑडिट मैंने गवर्नेंस से पढ़ाया हुआ है, रेगुलर टच में मैं पढ़ाता भी हूँ कि देखिए छोटे मोटे प्रोजेक्ट जैसे एमजी नरेगा हो गया, मिड डे मील प्रोग्राम हो गया, वहां पे हम सोशल ऑडिट करवाते हैं, बट वो बहुत लिमिटेड लेवल पे होता है ना। मिड डे मील हो गया कि मान लो बच्चों के मम्मी पापा आ गए, उन्होंने खाने की क्वालिटी चेक कर ली कि भाई खाना अच्छा बना ही नहीं बना। ये एमजी नरेगा में अब जो बीबी जी राम जी हो गया कि रोड सही से बनी नहीं बनी, गांव में सूर्य मरम्मत सही से हुई नहीं हुई। बट ये दो चार प्रोजेक्ट से कुछ नहीं होगा। कोशिश कर रहे हैं कि सीएजी जितनी बड़े ऑडिट करता है उसमें सोशल ऑडिट लोगों को भी शामिल किया जाए, एटलीस्ट स्टेक होल्डर्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये आपके मेन से भी काम आएगा आगे चल के। बट अभी प्रीलिम्स के लिए आपको खाली इन आर्टिकल्स पे ध्यान देना है और सीएजी की पावर, सीएजी फंक्शंस क्या, उस पर ध्यान देना है, राइट। और सीएजी का एक पार्लियामेंट्री लॉ भी है, उसको भी पढ़ लेना आप, ठीक है ना। बाकी ट्रेंडिंग प्राइवेट मेंबर बिल, तो देखिए इसके ऊपर यूपीएससी ने पहले भी सवाल पूछा है, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है। तो आप कमेंट में मुझे लिख के बताना कि प्राइवेट मेंबर होता कौन है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है और आप लोगों को पता है प्राइवेट मेंबर क्या होता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कमेंट में आप में से कोई बताएगा कि व्हाट इज प्राइवेट मेंबर, किसको हम प्राइवेट मेंबर बोलते हैं, ठीक है ना। बाकी हाई प्रोफाइल टॉपिक्स सिग्नलिंग फ्यूचर लेजिस्लेटिव बैटल, पुश फॉर फॉर्मलाइज्ड जुडिशियल डाइवर्सिटी, ongoing parliamentary debate surrounding the implementation of यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो कुछ प्राइवेट मेंबर्स ऐसे हैं जो लगातार पुश कर रहे हैं कि सरकार या पार्लियामेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर कोई बिल बनाए, कानून बनाए, ठीक है ना। ऐसे ही जुडिशियल डाइवर्सिटी, कि जुडिशरी को डाइवर्स किया जाए, राइट, जुडिशरी को डाइवर्स किया जाए, उसमें कई लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। बट ये जो टॉपिक्स है, दिस इज नॉट द एग्जॉस्टिव लिस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, ओके। अब एक क्विक रीकैप, तो हमने अभी तक जो भी डिस्कस किया उसमें आप देखो, आर्टिकल 21 ध्यान रखना, आर्टिकल 21A और 30 याद रखना, 82 170 याद रखना, 83 84 सॉरी 83 85 172 174, आर्टिकल 176 एंड 200, ये सारे आर्टिकल आपके काम के हैं। आप एक बार ध्यान से देख लो और इनके बारे में पढ़ के जाना। जो हमने अब तक डिस्कस किया है उसकी समरी है, राइट, किसी वे में ये पूछा जा सकता है आपसे, एक तरह से आपकी ट्रेजेक्ट्री हो गई। सो आई होप ये जो वीडियो है जिसके थ्रू मैंने पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टच करने की कोशिश की, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका एक रिवीजन भी हो गया होगा और बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे, हो सकता है जिन्होंने ये टॉपिक्स पे ध्यान ना दिया हो। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में कुछ और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एज वेल। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।